गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में। जैसा कि आज 23 अप्रैल हो गई, मैं डॉक्टर दर्शन सिंह कंबोज आपका स्वागत करता हूं। आप सभी सकुशल हों, कोरोना से बचे रहें, घर पे रहें और पढ़ते रहें, तभी तो प्यारे बच्चे बनोगे, है ना। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2-3 टॉपिक मैं लेके आया हूँ आज आपके लिए, जो हम बात करेंगे। पहली बात, खूब पढ़ना है, ठीक है, मेहनत करनी ही है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन। कल हमने पढ़ा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर। 3 टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक आध न्यूमेरिकल भी देखेंगे, अगर टाइमली हो जाएगा तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम टिप और ट्रिक की बात करते हैं, छोटी सी टिप और ट्रिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। जैसे 2 लिक्विड्स का सॉल्यूशन होता है, आपने 2 लिक्विड लिए, एक लिक्विड 1 एक लिक्विड 2, इनको मिक्स कर दिया तो ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। यहाँ राउल्ट्स लॉ कौन सा अप्लाई होता है? P = P1 + P2, P = P1 नॉट x1 + P2 नॉट x2। और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं परफेक्टली, वो सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल होते हैं, ठीक है। और डाइल्यूट सॉल्यूशंस मोस्टली आइडियल होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस अगर हो तो वो मोस्टली आइडियल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे जो आइडियल सॉल्यूशन है वो तो वैसा होना चाहिए कि नहीं, बड़ी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, बहुत कम कंसंट्रेशन पे भी और ज़्यादा कंसंट्रेशन पे भी राउल्ट्स लॉ को ओबे करे, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बट मोस्टली सॉल्यूशंस आर नॉन आइडियल, तो हाउ दे आर नॉन आइडियल? या तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर, वो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना आना चाहिए उतना ही आ रहा है तो आइडियल होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी आ सकता है और उससे कम भी आ सकता है। ये आपका आइडियल है, वेपर प्रेशर आइडियल, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आता है तो पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, इससे कम अगर आता है तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव डेविएशन। ओके, ये तो बहुत आसान है, राउल्ट्स लॉ में नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कब कब होता है और क्यों होता है, इसकी थोड़ी सी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ी हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो, आइडियल कंडीशन क्या है? आइडियल कंडीशन की ये है कि हमने लिक्विड 1 लिया, ठीक है, और लिक्विड 2 लिया। इस लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लेते हैं ए हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ए के मॉलिक्यूल्स हैं ये। इसमें आपके बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा कुछ, लेकिन जब मिला देंगे दोनों को तो यहाँ ए भी होगा और बी भी होगा, यानी कि यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स कौन से होंगे? ए एंड बी के बिटवीन होंगे, ठीक है। अगर यहाँ जितने अट्रैक्टिव फोर्स हैं, यहाँ जितने हैं, यहाँ भी उतने ही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, नो चेंज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है, तब कोई सॉल्यूशन आइडियल होता है। जितना अट्रैक्टिव फोर्स इधर था मॉलिक्यूल के अंदर, वो कम ज़्यादा नहीं हुआ, वो उतना ही रहा, फाइनली मिलने के बाद भी वो बराबर रहे, अट्रैक्टिव फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आया। तो वेपर प्रेशर जितना होना था उतना ही होगा, जितना आना था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग उतना ही आएगा, उससे ना कम आएगा ना ज़्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो कि अगर यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स पहले से कम हो जाए, अट्रैक्टिव फोर्स पहले से कम हो जाए, यानी कि हम ये कहें ए बी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हो गए वो लेस हो गए ए से या बी से, ए से या बी से कम हो गए, यानी कि पहले जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस थे उससे अब कम हो चुके हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गए तो वेपर्स ज़्यादा बनेंगी कम बनेंगी? ज़्यादा बनेंगी, यानी कि वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा कम आएगा?
ज़्यादा आएगा। यानी कि ये कंडीशन ए बी कम होता है तो कौन सा डेविएशन होता है? पॉजिटिव। ये याद रखना, ऐसे ही लॉजिकली आप याद कर पाओगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा कि किस में कम होता था किस में ज़्यादा होता था। तो ये लॉजिक मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बेटा पूरा, कि कभी कंफ्यूज हो जाओ तो थोड़ा सा दिमाग में लॉजिक घुमा लेना, आपको फिर याद आ जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है बताने के लिए कि आप हो ही जाता है यहाँ वी आर ह्यूमन, और ह्यूमंस में चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाता है। हमने कहा यार ये ए बी कम किस में था, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव वाले में। तो अब अगर ये ए बी, अब दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, ए बी ज़्यादा हो गया पहले के मुकाबले, ए से या और बी बी से पहले से ज़्यादा हो गया, तो यानी कि वेपर्स बनने की टेंडेंसी, यानी कि अब अट्रैक्टिव फोर्सेस पहले से बढ़ चुके हैं। पहले से क्या हो गए? बढ़ गए। तो यानी वेपर्स आसानी से अब नहीं बनेंगी, तो मतलब कम बनेंगी। ये भाई ज़्यादा जोर से जुड़े हैं, अब ज़्यादा जोर से जुड़े हैं तो वेपर्स आसानी से नहीं बनेंगी। नहीं बनेंगी का मतलब जो है वो अब आसानी से वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन कब होती है बेटा? जब नेगेटिव डेविएशन शो करता है कोई सोल्यूशन। नेगेटिव डेविएशन यानी कि पहले से कम एस्केपिंग टेंडेंसी। कई बार ये पूछ दिया जाता है कि एक सोल्यूशन है, क्वेश्चन देखना घुमा हुआ होता है, आपको ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे। अब क्वेश्चन को घुमा कैसे देंगे कि एक सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ए, और दूसरा सोल्यूशन बी है नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। एस्केपिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी? एस्केपिंग टेंडेंसी का मतलब वेपर्स बनाने की टेंडेंसी, यहां से एस्केप कर जाने की टेंडेंसी। ये मतलब ए बी कम है, मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा हो गई। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब मोर एस्केपिंग, मोर एस्केपिंग। ये एस्केपिंग जितनी इसकी थी जितनी उतनी सोल्यूशन की थी एस्केपिंग टेंडेंसी। यहाँ इसकी ए की जितनी थी या बी की जितनी थी उतनी ही सोल्यूशन की थी, तो वो क्या होगा? आइडियल। वो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल। तो यहाँ एस्केपिंग टेंडेंसी मोर हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी एस्केपिंग टेंडेंसी। अब और क्या पूछते हैं? ये छोटी सी बात है लेकिन इसमें पूछने का बहुत कुछ है मैटर, बहुत कुछ पूछा जा सकता है। अब यहाँ ये पॉजिटिव सिंबल है ना, तो सॉल्यूशन बनने के बाद जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको आप कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ जो जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। जब डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? वो एंडोथर्मिक, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन है तो कैसा होगा? एंडोथर्मिक। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ये पूछ लेते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा? बताओ क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। एंडोथर्मिक है मतलब ठंडा हो जाएगा। ठीक है, ठंडा हो जाएगा, याद रखेंगे। उसके बाद डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब कि मान लो ये 10 ml लिया, ये 10 ml लिया, और यहाँ दोनों मिला के कितना बनना चाहिए था? 20। ए को 10 ml, लिक्विड 1 का 10 ml लिया, लिक्विड 2 का भी हमने 10 ml लिया और दोनों को मिला दिया तो यहाँ 20 होना चाहिए था। ये कब होता है? आइडियल में होता है। ये कब होता है? आइडियल में। लेकिन नॉन आइडियल होगा, यानी कि आइडियल में डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी कि मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज आया वो 0 होता है। लेकिन यहाँ अट्रैक्शन क्या हो गए? कम हो गए। पॉजिटिव के केस में अट्रैक्शन क्या हो गए? कम हो गए। तो वो दूर दूर रहेंगे ना, दूर दूर रहेंगे तो पहले के मुकाबले वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो डेल्टा वी भी क्या होगा? क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा वी भी पॉजिटिव ही होगा। बस इससे याद रहे, पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, डेल्टा वी भी पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपल, डेल्टा एच भी नेगेटिव और डेल्टा वी भी नेगेटिव होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे कि वॉल्यूम यहाँ पहले से कम हो जाता है, यहाँ वॉल्यूम पहले से बढ़ जाता है सॉल्यूशन का। ठीक है, और यहाँ ये एंडोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक होता है। अब मैं एक एक एग्जांपल इसके ले लेता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर ये। एक एक एग्जांपल, मेरा डस्टर तो रोज ही खो जाता है यार। अच्छा, एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे मैं जस्टिफाई करता हूँ आपको। ठीक है, एग्जाम्पल जस्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके माइंड में ये परमानेंट हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं हम, एसीटोन प्लस एथेनॉल। एथेनॉल, एसीटोन और एथेनॉल जब लेते हैं तो एथेनॉल में आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है।
और एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होती है, एसीटोन में नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन अब जब दोनों को मिला देंगे, पहले इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत रही होगी, दोनों को मिला देंगे तो ये एसीटोन क्या करेगा, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देगा, बीच बीच में खुद आ जाएगा ना। दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, लेकिन बीच में अगर एसीटोन घुस गया तो इसको खुद तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, इसको भी नहीं बनाने देगा, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएंगे, पहले से कम हो जाएंगे, फोर्सेस क्या हो जाएंगे, पहले से कम हो जाएंगे। तो डेविएशन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। इसको याद रखना बेटा, ये कैसे समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एसीटोन कम कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एसीटोन कम कर देता है, जिससे फोर्सेस कम हो जाते हैं, यानी कि ए बी लेस हो जाएगा, ए बी लेस हो जाएगा तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, एसीटोन और इथेनॉल का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, तो हीटिंग होगी या कूलिंग होगी, कूलिंग होगी, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप सिंपली लॉजिक समझ लें, उसको समझ के यहाँ क्या होगा वहाँ क्या होगा, आप अलग अलग सॉल्यूशंस को लॉजिकली बिना याद रखे सॉल्व कर सकते हैं। आपको एक फंडा याद होना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन क्या होता है, देखिए बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है, ठीक है, कोई चांस नहीं है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का, O के साथ H होता कहीं तब होती, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म क्या है, CH और Cl3, CH Cl3, ठीक है, इसमें ये H है, कहीं O है ही नहीं या N नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होती है, जब H किसी भी FON फोन याद रखिए, F से जुड़ा हो या O से जुड़ा हो या N से जुड़ा हो, तब जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। यहाँ H है ही नहीं, यहाँ H है तो ना FON नहीं है, FON है ही नहीं, ठीक है, तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी ना। लेकिन जब दोनों मिला दें तो ये और ये तो आसपास आ सकते हैं, ये दोनों क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, बना देंगे, ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे, फिर ये पलट जाएगा, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो फोर्स बढ़ जाएगा, क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, तो डेविएशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। वेरी नाइस, बस बाकी चीजें आप आगे खुद समझ जाएंगे कि क्या क्या होने वाला है, यानी कि एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, एसीटोन क्लोरोफॉर्म के सॉल्यूशन की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी या घटेगी, क्या होगा, घटेगी, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन घूम बहुत सकते हैं बेटा, उससे घबराना नहीं है, ठीक है। और ये हो गया, अब ये तो ट्रिक्स और टिप्स की बात हो गई सॉल्यूशंस के चैप्टर से। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पहले बेटा दिमाग में सोचो कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या होगा, सोचो आप लोग क्या होता होगा फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपली तो आप बड़ा सा खराब सा आंसर दोगे कि जिस पे कोई चीज़ जम जाती है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, ऐसे ही तो कहोगे। कोई लिक्विड जम जाता है, पानी जम गया तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, तो ये तो ऐसी बात होगी कि पॉइंट पूछा तो आपने पॉइंट बना दिया है, पॉइंट पूछा तो उन्होंने कहा ये पॉइंट तो है ना, नहीं ऐसा नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर से नीचे लिक्विड हो जाता है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, कह सकते हैं, लेकिन हम साइंटिफिकली ऐसा नहीं कहेंगे, साइंटिफिकली ऐसा नहीं कहेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, समझेंगे। आप जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है और जानते हैं टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर कम होता है। तो इधर मैं ले लूँ टेम्परेचर, ठीक है, इधर मैं ले लूँ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो मैंने कोई लिक्विड लिया, उसका वेपर प्रेशर कम करता गया, ऐसे कम होता जाएगा ना, टेम्परेचर कम करता गया, टेम्परेचर कम किया तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कोई सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट का कर्व है, ठीक है, और इसकी स्टेट यहाँ क्या है, लिक्विड, ओके। सेम टाइम पे मैं उसी लिक्विड को सॉलिड स्टेट में लूँ, जैसे ये मैं बात कर रहा हूँ पानी की लिक्विड स्टेट में, अब मैं बात करने जा रहा हूँ बर्फ की, इसकी बर्फ की, यानी कि सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। तो अगर हम किसी सॉलिड को का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं, उसका भी वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि सॉलिड्स का भी वेपर प्रेशर होता है, सॉलिड्स का भी वेपर प्रेशर होता है, एक्सेप्ट
कि वो सॉलिड लिक्विड से बनाया गया हो। लिक्विड का मतलब नॉर्मल स्टेट में वो सॉलिड ना होता हो, लिक्विड होता हो। तो अगर उसको आप सॉलिड स्टेट में रखेंगे तो उसके भी वेपर प्रेशर, आप कभी आइस रख के देखिएगा, उसके ऊपर वेपर्स दिखेंगे आपको, विजिबल होंगी। तो यानी कि सॉलिड्स का भी वेपर प्रेशर होता है। तो सॉलिड को गर्म करेंगे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? तो आपने इसका आइस लिया यानी कि सॉलिड स्टेट ली उसी सॉल्वेंट की, और उसका वेपर प्रेशर आप टेम्परेचर बढ़ाते गए तो ये भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा जब दोनों मिल जाएंगे, और वो कब मिलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट पे मिलेंगे। कब मिलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट पे मिलेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर इक्वल होता है। जहां पे इधर क्या है? सॉलिड, ठीक है, और इधर क्या है? लिक्विड। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट आर सेम, इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये T, लेट वी से दिस T is what? Freezing point. Let me think about that. This T is what? Freezing point. मतलब वो पॉइंट है जहां पे दोनों आगे मैच हुए। मतलब ये पॉइंट पे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट का दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया, तभी तो मैच किया ये। अब हम ये किसकी बात कर रहे थे? प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट समझ गए? फ्रीजिंग पॉइंट समझ गए, वेरी नाइस। अब हमने इस सॉल्वेंट का लिया, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला के सोल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? सोल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया? सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या हो जाता है? कम। अब आपने सोल्यूशन को ठंडा करना चालू किया तो उसका भी वेपर प्रेशर कम होने लग जाएगा। और इसका वेपर प्रेशर अब कहाँ आके मिलेगा? यहाँ पे आके मिलेगा ना, सॉलिड स्टेट से। तो जब सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है तो वो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब इस सोल्यूशन का, ये क्या है? सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो कम टेम्परेचर पे आके उससे मिल रहा है। ये टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, इधर घट रहा है। तो अब ये कब मिल रहा है? T1 टेम्परेचर पे। यानी कि इस लिक्विड स्टेट, इधर लिक्विड है सोल्यूशन, और सोल्यूशन यहां से बाद नीचे आके क्या हो जाएगा? सॉलिड। तो इस पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड दोनों मैच कर रहे हैं, तो यानी कि ये इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं सोल्यूशन में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जा रहा है। तो वेपर प्रेशर कम हो जा रहा है तो वो कर्व उसके नीचे ही चलेगा। कर्व नीचे चलेगा तो नीचे जाके सॉलिड पे मिलेगा। और जहां किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड से मैच करता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट देखिए आपका पहले से कम हो गया। और अगर कोई पूछता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घोलने से वेपर प्रेशर कम होता है। वेल नोन। आपने वेपर प्रेशर क्यों कम होता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा? ये ग्राफ आपको आना चाहिए, ये ग्राफ आपको आना चाहिए। आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अब बिल्कुल कल की तरह हम बात करेंगे क्या कि डेल्टा TF प्रोपोर्शनल टू M। M इज व्हाट? मोलैलिटी। मोलैलिटी क्यों लेते हैं? क्योंकि टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर चेंज का मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम मोलैलिटी लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है। अगर कोई कह देता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन तो भी ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। हियर KF इज व्हाट? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बेटा याद रखना, एक बात और अर्जेंट बताने वाला हूं आपको, बहुत अर्जेंट है। कई बार पूछ दिया जाता है व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? व्हाट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट? दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, याद रखेंगे। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ज़्यादा लिटरेचर में आपको ये मिलेगा नहीं, बहुत जगह ये मिलेगा नहीं कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बारे में बुक्स में ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है,
ठीक है, तो ये याद रखेंगे। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को ही क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन, कल मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था कि प्रूव दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मोलैलिटी, आपने कर लिया था। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी करना है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, वही क्वेश्चन एलिवेशन के बदले डिप्रेशन में आ जाता है, तो सेम वे आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप खुद करेंगे। सेम वे आपने लिखना क्या है, बस डेल्टा टीबी जहां लिखा था ना वहां टीएफ लिख देना, बस इतना ही बदलना है। बाकी स्टेप्स, थिंग्स, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, एवरीथिंग वन बाय वन वही स्टेप्स आएंगे, सब कुछ आएगा। आप होमवर्क में इसको करेंगे, आई थिंक आप करेंगे। ध्यान से करना, आपके नोट्स में होना चाहिए। ठीक है, आपके नोट्स में मुझे ये चाहिए। ओके, देन ये हो गया। अब जो है इसको हटा देते हैं, हम बात करेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसके बाद एक बात जो मैंने छोड़ रखी है, मैं एक साथ डिस्कस करना चाह रहा था जिससे कि आपको आसानी हो। मैं अब बात करूंगा के बी क्या है और के एफ क्या है, इसकी बात करूंगा। तो डेल्टा टी एफ हम जानते हैं ना, डेल्टा टी बी हम जानते हैं क्या होता है, के बी इंटू एम होता है। ओके, डेल्टा टी एफ इजिकल्स टू होता है के एफ इंटू एम होता है, हम जानते हैं। ठीक है, अब के बी इजिकल्स टू क्या आएगा, के बी इजिकल्स टू आएगा डेल्टा टी एफ अपॉन एम, और के एफ इजिकल्स टू क्या आएगा, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। तो इससे हम देखें इसकी यूनिट क्या होगी, ये टेम्परेचर, ये क्या है मोलैलिटी। तो टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, ठीक है, मोलैलिटी की यूनिट मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, केल्विन केजी, सॉरी केल्विन, ये केजी ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि केल्विन केजी, और ये मोल ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मोल इनवर्स। दिस इज यूनिट ऑफ दिस। और इसकी भी सेम फॉर्मूला तो सेम है, यहाँ सॉरी ये यहाँ डेल्टा टी बी है, यहाँ डेल्टा टी एफ है, कोई फर्क नहीं। तो यूनिट इसकी भी क्या होगी, केल्विन केजी पर मोल होगी। बहुत आसान है, ठीक है, याद रखना, बहुत आसान है। नहीं है याद तो ये तो याद है एनी टाइम। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब मैं बात करूं इनकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद है, सब हो जाएगा। डेफिनेशन क्या होगी, देखिए आप m इजिकल्स टू क्या कर दें, 1 मोल पर लीटर, यानी कि मोलल, 1 मोलल। ठीक है, यहाँ भी क्या कर दें, m इजिकल्स टू 1 मोलल। ठीक है, तो यहाँ के बी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, के बी इजिकल्स टू डेल्टा टी बी, और यहाँ के एफ इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ। दोनों की डेफिनेशन एक ही तरीके से बनेगी। द डिप्रेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर ए मोलल सोल्यूशन ऑफ एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोलर सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होता है वो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। डेफिनेशन बना लेंगे, क्या डेफिनेशन बनेगी बेटा, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मोलर सोल्यूशन इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। द depression of freezing point of molar solution is known as molar depression constant। आ जाती कई बार डेफिनेशन। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये एक क्वेश्चन की, बेटा क्वेश्चन नोट करेंगे आप लोग। मोलर मास, ये डिप्रेशन कांस्टेंट, ये जो मोलर एलिवेशन है, मोलर डिप्रेशन है, these all colligative properties are useful for calculation of the molar mass of non-volatile solutes। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट्स के मोलर मास को निकालने के काम में आते हैं ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब तक जो भी हमने पढ़ लिए, क्या RLBP, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सब डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से नोट करें। ठीक है, नोट करें। 0.2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X, 0.2 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट X is dissolved in 20 ग्राम ऑफ
ether is dissolved in 20 gram of ether. Calculate the molar mass of compound X. Calculate the molar mass of compound X. Full stop. Kb for ether is 2.16. Kb for ether is 2.16 Kelvin kg per mole. 2.16 Kelvin kg per मोल. नोट कर लिया. अब तो वीडियो आगे पीछे करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोबारा, ठीक है. इसलिए ज़्यादा धीरे बोलने की जरूरत नहीं है, है ना. तो ये क्वेश्चन आपने करना है. फॉर्मूला क्या लगेगा? M2 is equals to M2 means molar mass of solute X is equals to 1000 Kb small w over delta TF. डेल्टा TF तो मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी. डेल्टा TF delta TB, sorry. The elevation of boiling point लिखेगा. The क्वेश्चन में छूट गया. The elevation of boiling point of the above solution is observed the 0.15 Kelvin. 0.15 Kelvin. 0.15 केल्विन. इतने केल्विन का ये डेल्टा टीबी हो रहा है. ये क्या हो रहा है? डेल्टा टीबी. आपको सोल्यूट का वॉल्यूम मास दिया हुआ है 0.2 ग्राम. सॉल्वेंट का दिया हुआ है 20 ग्राम. ठीक है. केबी का वैल्यू गिवन है 2.16. डेल्टा टीएफ गिवन है. क्या रह गया? M2. इज दैट नॉट वेरी सिंपल? हाँ, यू कैन डू इट इजीली. ठीक है, डू इट इजीली. सारी वैल्यूज दी हुई हैं, इसको करेंगे. ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. अब हम अपने इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं. वी आर मूविंग ऑन टू ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस इज व्हाट? ऑस्मोसिस इज द फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. फ्लो ऑफ solvent molecules or movement of solvent molecules through semi-permeable membrane against concentration gradient. Against concentration gradient मतलब concentration का वेरिएशन हो. एक solution 1 इधर है, एक solution 2 इधर है. ठीक है. और बीच में ये SPM है. SPM means semi permeable membrane. SPM है. SPM होती क्या है, थोड़ी सी ये बात कर देते हैं. Cu2FeCN6 cupric ferrocyanide. The membrane of cupric ferrocyanide is a perfect semi-permeable membrane prepared by cupric ferrocyanide is used for experimental semi-permeable membranes. ठीक है. करते क्या हैं, एक पोरस प्लेट लेते हैं, एक ऐसी हार्ड प्लेट लेते हैं जिसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. उन पोर्स को के ऊपर हम ये क्यूप्रस CuFeCN6 की लेयर चढ़ा देते हैं. तो ये जो पोर वाली पोरस प्लेट होती है, इट बिकम्स SPM. ये सोल्यूट पार्टिकल्स यानी कि जो बड़े साइज के होते हैं उनको मूव नहीं करती, जाने नहीं देती. किसको मूव होने देती है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को. एक तरह से छन्नी की तरह काम करती है. छन्नी क्या करती है बेटा? बड़ों को ऊपर रोक लेती है और छोटे पार्टिकल्स को निकलने देती है. तो ये भी वही है. सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है मूव करने के लिए, भले इधर से इधर, भले इधर से इधर. वो दे कैन ट्रेवल बट सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट. ठीक है. बट इट इज नॉट 100% करेक्ट. समटाइम्स वेरी स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल्स कैन ऑल्सो मूव. अगर कोई सोल्यूट ऐसा है जिसका साइज बहुत छोटा है, हो भी सकता है, जरूरी नहीं है सॉल्वेंट से सोल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है. ठीक है. तो उस केस में ये वायलेट कर जाता है. इसलिए इसको 100% मान के नहीं चलना है. 100% मान के चले तो फिर डाउट्स क्रिएट होंगे. ठीक है. डाउट्स नहीं रखने. होता है कई जगह वैसा भी. तो अब होगा क्या, मान लीजिए इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हाई है. ठीक है. और इधर कॉन्सेंट्रेशन लो है. ठीक है. लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन. तो बेटा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स किधर से किधर जाएंगे? हाई से लो, लो से हाई. अब ये यहाँ ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ बड़ा गड़बड़ है. बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है.
यहाँ बड़ा गड़बड़ है। अब ये ध्यान देना होगा कि हम कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन कहते हैं, सोल्यूट की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, सॉल्वेंट की। जनरली मोलैरिटी लेते हैं तो मोलैरिटी किसकी बात करते हैं, सोल्यूट कितना घोला है उसकी बात होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन सोल्यूट के टर्म्स में होती है, सॉल्वेंट के टर्म्स में नहीं, ठीक है। तो अगर सोल्यूट के टर्म्स में बात हो रही है तो इधर से इधर जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट किधर जाएगा, जिधर सॉल्वेंट कम है, जहां कंसंट्रेशन हाई होगी सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है। और सॉल्वेंट ज्यादा से कम की तरफ जाता है, ठीक है। और अगर ये कंसंट्रेशन बात हो रही है जो आपको ज्यादातर बायो में पढ़ाया जाता है, बायो में हाई से लो ही पढ़ाया जाता है, तो वो हाई से लो कौन सा होता है, सॉल्वेंट। इधर सॉल्वेंट हाई होगा, अगर सॉल्यूट लो है तो सॉल्वेंट हाई होगा। ये कंसेप्ट आप क्लियर रखना बेटा, इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में कई बार गड़बड़ हो जाती है अगर एक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है कि हम किसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूट के या सॉल्वेंट की, ठीक है। तो ये जो है मतलब सीधी सी एक ही बात याद रखनी है, सॉल्वेंट किधर से किधर जाएगा, जिधर ज्यादा होगा उधर से, जिधर कम होगा उधर जाएगा, बस। सॉल्वेंट ज्यादा की तरफ से कम की तरफ जाएगा। जैसे हम रेजिन्स लेते हैं ना, रेजिन्स, किशमिश को पानी में डालते हैं तो किशमिश के अंदर पानी ऑब्वियसली कम होता है, और पानी में डालते हैं तो बाहर पानी ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली पानी बाहर से अंदर जाता है। ये एग्जांपल से आप हमेशा याद रखें। तो कंसंट्रेशन क्या, प्योर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। पानी में तो कुछ बोला ही नहीं है आपने, लेकिन उसके अंदर तो कई सारी चीजें हैं, किशमिश के अंदर कंसंट्रेशन तो किशमिश की ज्यादा होगी। अगर कंसंट्रेशन हम सच में केमिस्ट्री की कंसंट्रेशन की बात करें, क्योंकि केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन किसकी बात की जाती है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। तो पानी में तो सोल्यूट है ही नहीं, आपने डाला ही नहीं है, उसके अंदर तो बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की बात करें तो सॉल्वेंट बाहर ज्यादा है, अंदर कम है, ठीक है। तो ये मूवमेंट होता है एक तरफ से दूसरे तरफ। दिस फिनोमिना इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस इज रियली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपके घरों में, सबके घरों में आरओ लगे रहते हैं, आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस। वो आरओ रिवर्स कर देता है इसको, आरओ क्या कर देता है, रिवर्स, इसको बदल देता है। कैसे बदलेगा, ये भाई छन्नी है पानी अपने आप इधर से इधर आता था, आप इधर से प्रेशर लगा दीजिए, भाई कोई अपने आप बाहर से अंदर आ रहा है, आप धक्का मारिए अंदर से बाहर चला जाएगा, धक्का मारिए अंदर से बाहर चला जाएगा। ये पानी इधर से इधर आ रहा था, इधर से धक्का मारिए इधर से इधर चला जाएगा। यही होता है आरओ में, ठीक है। तो बाकी हम कल करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड में बड़ी प्रॉब्लम कर देता है भाई मुझे, ठीक है। बस, थैंक यू।